जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार ऑटो एंड सरकारी नौकरी पर। मैं राहुल शर्मा। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी एसएससी जीडी के ऊपर। जो विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हमने आज एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है और निरंतर हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चनों की सीरीज है आपके सामने। आइए क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी। कलकत्ता से जो चेंज होकर है वो दिल्ली बनाई गई। तो प्यारे साथियों, इसमें जो ऑप्शन ए है वो कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी है क्लाइव। ऑप्शन डी है क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। प्यारे साथियों, बात करें वर्ष अगर हम बात करते हैं 1910 से 1916 तक, वर्ष 1910 से लेकर वर्ष 1916 तक ये भारत के वायसराय रहे। कौन रहे? वायसराय। ये भारत के वायसराय रहे। प्यारे साथियों, वर्ष 1910 से लेकर वर्ष 1916 तक ये भारत के वायसराय रहे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। और एक और बात प्यारे साथियों, वर्ष 1911 में दिल्ली तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ वर्ष 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और उस समय जॉर्ज पंचम, कौन साथियों? जॉर्ज पंचम भारत आए। जॉर्ज पंचम कहाँ है साथियों? भारत आए। और उन्होंने कलकत्ता से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली बनाने की घोषणा की। तो प्यारे साथियों, और उसी तरह हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव की। क्लाइव कौन थे? प्यारे साथियों, अगर हम क्लाइव की बात करें तो ये थे आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर थे क्लाइव। इसी तरह हम बात करते हैं लिटन कौन था साथियों? मैं बात करता हूं लिटन की। तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय में हुआ? लिटन की बात करें साथियों, अगर मैं आपके सामने लिटन की बात करता हूं तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लिटन के समय में हुआ। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लिटन के समय में हुआ। और साथियों, उसमें ये जो प्रथम दिल्ली दरबार था आयोजन हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1877 में। वर्ष 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और उस समय महारानी विक्टोरिया प्यारे साथियों भारत आई। महारानी विक्टोरिया भारत आई। और अब हम बात करेंगे कैनिंग की। कैनिंग कौन था साथियों? कैनिंग के बारे में बात करेंगे। तो कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय। कौन था साथियों? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व अंतिम कौन था साथियों? वायसराय। अंतिम वायसराय था।
और प्यारे साथियों, इसके बारे में एक और चीज, 1800 अगर बात करते हैं, 1856 में विधवा 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 पुनर्विवाह एक्ट, विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो ये कानून था वो लिटन के ही समय में आया। तो ये थे इसके आंसर। प्यारे साथियों, बात कर रहे थे हम कि किसके कार्यकाल के दौरान जो है वो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर था वो था हडिंग। हडिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रथम दिल्ली, हडिंग ने क्या था सर, वर्ष 1910 से लेके वर्ष 1911 तक ये भारत के वाइसराय रहे थे। और तृतीय दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ था वो हुआ था वर्ष 1911 में, जब उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो जॉर्ज पंचम थे, जिन्होंने ये घोषणा की कि कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया जाएगा। इसी तरह हम बात करें क्लाइव की, तो क्लाइव कौन था साथियों? क्लाइव था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल क्लाइव थे, क्लाइव। और इसी तरह हमने बात की लिटन कौन थे? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लिटन के समय में हुआ और महारानी विक्टोरिया यहाँ पर आई वर्ष 1877 में। इसी तरह हमने बात करी थी कैनिंग की कौन थे? तो कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वाइसराय। और विधवा पुनर्विवाह का जो कानून था वो इन्हीं के समय में लागू हुआ। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज की जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया? तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें स्वराज ध्वज की, स्वराज ध्वज से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ प्यारे साथियों? स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें तो स्वदेशी आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन हुआ। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिसके विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। इसी तरह अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने जो इसका डिजाइन है किसने तैयार किया था? वो स्वराज ध्वज का जो डिजाइन है वो तैयार किया था आपके महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ये तैयार किया था, जिसका जो कलर था वो साथियों वो था लाल, हरा और पीला। लाल, हरा और पीला, इसमें इस ध्वज में ये 3 रंग थे, लाल, हरा और पीला। बात करें स्वदेशी आंदोलन की, अगर हम बात करते हैं साथियों स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की अगर हम शुरुआत की बात करें तो वो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है वो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसी तरह प्यारे साथियों, अगर भारत के तिरंगे की बात करें, इंडियन फ्लैग की बात करें, तो जो भारत का तिरंगा है साथियों, मैं भारत के तिरंगे की आपको बात बताता हूं। भारत का तिरंगा प्यारे साथियों, भारत का जो तिरंगा का जो तिरंगा है वो कब अपनाया गया है? वो अपनाया गया है साथियों 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 में भारत का तिरंगा जो है साथियों वो अपनाया गया। इसी तरह हम बात करें कि इसका जो डिजाइन है वो जो तैयार किया था वो करा था आपके पिंगली वेंकैया।
पिंगली वेंकैया बोल सकते हैं आप, पी वेंकैया भी आप इसे बोल सकते हैं। बात करें इन्होंने साथियों क्या किया था, इन्होंने कम से कम 30 से 35 देश के जो तिरंगे हैं, 30 से 35 देश के तिरंगों का अध्ययन किया और उसके बाद भारत का जो डिजाइन है वो इन्होंने तैयार किया गया। अगर भारत के डिजाइन की उसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं साथियों, तो उसकी जो लंबाई है वो 3 है और चौड़ाई की जो बात करते हैं वो 2 है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के फ्लैग की लंबाई अथवा चौड़ाई का जो अनुपात है, रेशियो जो है वो है साथियों 3:2, 3:2, 3:2। बात करें पल्ला रंग केसरिया, ये सफेद हो गया और ये आपका हरा हो गया। प्यारे साथियों 24 इसमें तिल्ली होती है जो लगातार देश की प्रगति उन्नति को दर्शाती है और इस पर जो बॉर्डर होता है वो ब्लू कलर का होता है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है और ये 22 जुलाई 1947 को भारत ने ये अपनाया। पी वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया है और लगभग 30 से 35 देशों के जो तिरंगे हैं उन पे उन्होंने गहन अध्ययन किया। उनके बाद भारत का ये जो तिरंगा है ये बनकर तैयार हुआ है। बात करते हैं महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन कब किया, नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन कब किया। तो प्यारे साथियों महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया था। तो प्यारे साथियों ये इन्होंने अफ्रीका में किया था, अफ्रीका में किया था। तो अफ्रीका में क्यों किया था, क्या आवश्यकता पड़ी कि महात्मा गांधी को अफ्रीका जाना पड़ा। तो प्यारे साथियों शेख अब्दुल्ला साहब, कौन थे वो, ये एक प्रश्न थे। शेख अब्दुल्ला साहब का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए। कौन सी सन में गए थे, वो गए थे सर 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। जहां पर क्या हुआ साथियों, वहां पर रंग भेद के कारण इन्हें प्यारे साथियों रंग भेद के कारण जो है इन्हें वहां पर शर्मिंदगी महसूस कराई गई। रंग भेद के कारण वहां पर इनके साथ जो है बदसलूकी की गई और उन्हीं के कारण जो है वर्ष 1894 में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का या आप स्थापना बोल सकते हो या आप गठन बोल सकते हो, गठन किया इन्होंने। उसी तरह हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जब भारत आए 9 जनवरी वर्ष 1915 को अफ्रीका से भारत वापस आए। अफ्रीका से कहां साथियों, अफ्रीका से ये भारत वापस आए। कब आए थे, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए और इसी के उपलक्ष्य में साथियों 9 जनवरी को क्या बनता है साथियों, वो बनता है प्रवासी दिवस।
9 जनवरी को क्या बनता है साथियों, वो बनता है आपका प्रवासी दिवस, जिसमें देश विदेश में जितने भी भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं वो उस दिन भारत आते हैं और भारत को विदेशों में जो उनका योगदान है, जो वो तरक्की कर रहे हैं, वो भारत को इस बारे में सूचना देते हैं। और इसी दिन 9 जनवरी 1915 को ये महात्मा गांधी जो है वो भारत आए थे और इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी से ही प्रवासी दिवस बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था साथियों वो था वर्ष 1894, इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसी तरह हम बात करते हैं भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है साथियों। भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है साथियों, लोकतंत्र भारत में किस प्रकार का है, तो इसमें जो लोकतंत्र है वो साथियों ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रतिनिधियों का। किसका है साथियों, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। भारत में जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार का है, प्रतिनिधियों का। ना तो प्रत्यक्ष है, ना राष्ट्रपति का, ना तानाशाही का, प्रतिनिधियों का, कि जनता द्वारा जो भी नेता है, आप लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो जनता द्वारा हम चुनकर ही प्रधानमंत्री का जो चयन करते हैं, तो ये इसीलिए प्रतिनिधियों का देश है। तो साथियों आइए अपने आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन से हम बात करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में बात कर रहा है विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कितने, जो क्वेश्चन में है 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं विधान परिषद के, तो वो कितने वर्ष में होते हैं साथियों। तो साथियों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपका बिल्कुल 2। प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं आर्टिकल 169 की, आर्टिकल 169 में संसद के पास ये अधिकार है। किसके पास है साथियों, वो है आपकी संसद। संसद के पास एक अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की विधानसभा से, अगर विधानसभा को जरूरत है, विधानसभा को आवश्यकता है, तो वो संसद के विधानसभा के परामर्श पर संसद विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। तो प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं वर्तमान में विधान परिषद भारत के कितने स्टेटों में है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो प्यारे साथियों 6, कितने, 6 राज्यों में, आपके 6 राज्यों में विधान परिषद बात करते हैं। क्या साथियों, विधान परिषद, वो 6 राज्य कौन कौन से हैं प्यारे साथियों। पहले नंबर पे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, यूपी में अगर बात करते हैं विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। दूसरे नंबर में मैं बात करता हूं साथियों वो आपका महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर कौन सा है साथियों, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कितनी है, 78 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, 78 सीटें। इसी तरह मैं बात करता हूं कर्नाटक की बात करते हैं साथियों। कर्नाटक में कितनी सीटें हैं, 75 सीट कर्नाटक में है आपकी। और इसके बाद चौथे नंबर पे मैं बात करता हूं वो आपका बिहार है साथियों। कौन सा, बिहार, जहां पर विधान परिषद है। और विधान परिषद में यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 75 सीट भी विधान परिषद की हैं। और 5वें नंबर पर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य है। और यहाँ पर जो सीटें हैं वर्तमान में वो है 58 सीट। कितनी सीटें हैं, वो आपकी 58 सीट। इसी तरह 6ठे नंबर पर जो विधान परिषद है वो आपकी तेलंगाना में कितनी सीटें हैं, तेलंगाना में आपकी कितनी सीटें हैं साथियों, वो आपकी 40 सीटें हैं तेलंगाना में। तो प्यारे साथियों अगर विधान परिषद की हम बात करते हैं तो संसद के पास ये अधिकार है आर्टिकल 169 के तहत किसी भी राज्य में विधानसभा के परामर्श पर वो वहां पर विधान परिषद का गठन कर सकती है। बात करें वर्तमान में कितने स्टेटों में विधान परिषद है, तो वो आपके 6 स्टेटों में विधान परिषद है। बात करते हैं पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है जहां पर 100 सीटें हैं, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, चौथे नंबर पर बिहार, 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश और 6ठे नंबर पर तेलंगाना। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो प्यारे साथी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की भी सीट सबसे ज्यादा है, विधान परिषद की सीट सबसे ज्यादा है, लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा है और राज्यसभा की सीट सबसे ज्यादा। अगर अधिक के बारे में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य विधानसभा की या विधान परिषद की, लोकसभा की या राज्यसभा की, तो कौन सा स्टेट है, वो आपका उत्तर प्रदेश है। इसी तरह हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है साथियों वो ये है,
हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राज्य की आकस्मिक कोष का संचालन कौन करता है? राज्य की आकस्मिक कोष का संचालन कौन करता है? तो प्यारे साथियों, राज्य की आकस्मिक कोष का संचालन करता है आपका राज्य की आकस्मिक कोष का संचालन कौन करता है? तो प्यारे साथियों, एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल जो है वो आर्टिकल है आपका 267। अगर देश की बात की जाए तो देश में ये जो अधिकार है किसका? आकस्मिक कोष का। आकस्मिक कोष की बात करें हम तो इस पे जो अधिकार होगा वो किसका होगा साथियों? वो आपके राष्ट्रपति का। वो आपके किसका होगा? राष्ट्रपति पर होगा। इसी तरह हम बात करते हैं एक आर्टिकल 267 के पार्ट 2 की हम बात करें तो किसी भी राज्य, अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में आकस्मिक कोष का जो संचालन करता है, जो उस पर उत्तराधिकारी होता है, वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। डायरेक्ट कई बार एसएससी में ये क्वेश्चन आते रहते हैं प्यारे साथियों। आपसे आर्टिकल भी पूछ सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत आकस्मिक कोष के बारे में बताया गया है, तो वो 267 के तहत, और उस पर जो अधिकार होता है, देश में जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। इसी तरह अगर हम बात करें राज्य में किसके पास होता है, तो आर्टिकल 267 के पार्ट 2 के तहत ये होता है राज्यपाल का अधिकार। हम तो इसमें किसके ऊपर जाएंगे? क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ए के ऊपर जाएंगे। ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह हम बात करते हैं पोकोड झील किस राज्य में है? पोकोड झील किस राज्य में स्थित है? पोकोड झील किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है गुजरात। तो जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है वो होगा साथियों केरल। केरल बिल्कुल राइट आंसर है। केरल के वायनाड जिले में ये स्थित है। मीठे पानी की ये झील है। इसकी झील है साथियों मीठे पानी की ये झील है। और हम बात करें इसकी केरल के वायनाड जिले में। केरल के वायनाड जिले में ये स्थित है। इसी तरह हम बात करते हैं तो पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में कौन सी झील है प्यारे साथियों? पंजाब में कौन सी झील है? हरिके। पंजाब में कौन सी झील है? हरिके झील है। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं रोपर झील कहां पर है आपकी? पंजाब में। और इसी तरह हम बात करें गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में कौन सी आपकी? सूरसागर झील कहां पर है आपकी साथियों? वो आपकी गुजरात में सूरसागर झील है। और आपकी नल सरोवर कहां पर है? ये भी आपके गुजरात में स्थित है। ये भी आपके कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो प्यारे साथियों, तमिलनाडु में भी कौन सी झील है? आपको याद होगा कि एक झील कई बार एग्जाम में आती है, तो तमिलनाडु की पुलिकट झील। तमिलनाडु की कौन सी है? वो है आपकी पुलिकट झील। तमिलनाडु की पुलिकट झील। ये अगर हम बात करें इसका बिल्कुल राइट आंसर वो होगा ए। इसका बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। पोकोड झील निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य में स्थित है? तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है। केरल के वायनाड जिले में ये स्थित है। वायनाड जिले में स्थित है और मीठे पानी की ये झील है। हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में हरिके झील स्थित है, रोपर झील स्थित है। ऐसी गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में सूरसागर झील है, नल सरोवर झील है। इसी तरह हम बात करते हैं तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में जो फेमस झील पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं काली मिट्टी और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को किस और नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। काली मिट्टी को हम बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी को एक अन्य नाम से जाना जाता है साथियों, वो आपका रेंगूर मिट्टी भी बोल सकते हैं आप इसे कपास मिट्टी भी बोल सकते हैं, रेंगूर मिट्टी भी बोल सकते हैं और इसे कपास मिट्टी भी बोल सकते हैं। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो आपका
रेंगूर मिट्टी होगा। कौन सा होगा? बिल्कुल राइट आंसर रेंगूर मिट्टी होगा इसका। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र है आपकी, ये जो मिट्टी है वो सर्वाधिक कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है साथियों, महाराष्ट्र में पाई जाती है, पश्चिम मध्य प्रदेश में पाई जाती है साथियों, और एक जो है ये आपके गुजरात में पाई जाती है। अगर हम इसकी बात करें साथियों तो इसका जो क्षेत्रफल है इस काली मिट्टी का 4.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी को साथियों रेंगूर मिट्टी भी बोल सकते हो आप, कपास मिट्टी भी बोल सकते हो। और इसका जो क्षेत्र है जो कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है, आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है, पश्चिम मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। और इसका जो क्षेत्रफल है हमारे भारत में वो 4.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वो है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की, भारत में सबसे लंबी नदी का नाम बताइए साथियों। भारत में सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। इसी तरह हम बात करते हैं साथियों, इसमें आपकी ब्रह्मपुत्र के बारे में हम बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र प्यारे साथियों, ब्रह्मपुत्र की अगर कुल लंबाई है तो वो है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र कितने में फैली हुई है साथियों? 2900 किलोमीटर सर्वाइव करती है। और गंगा मैया की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। इसी तरह हम गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। इसी तरह कृष्णा की बात करते हैं तो ये 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। लेकिन प्यारे साथियों क्वेश्चन में पूछा है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत में जो बहने वाली, भारत में जो बह रही है वो सबसे लंबी नदी का नाम पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों ब्रह्मपुत्र भारत में 2900 किलोमीटर नहीं बहती है। ब्रह्मपुत्र भारत में, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कुल ये 910 किलोमीटर, 910 किलोमीटर ये बहती है। इसीलिए जो भारत में सबसे लंबी नदी का नाम है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है प्यारे साथियों वो आपकी गंगा है, जो कि 2525 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 2525 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि को किस नाम से जाना जाता है? मध्य रात्रि की सूर्य की भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है फिनलैंड। ऑप्शन जो डी है वो आपका फिनलैंड। तो प्यारे साथियों इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्वे। मध्य रात्रि का सूर्य का कौन सा देश है साथियों? वो आपका नॉर्वे। और अगर हम बात करते हैं उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है? उगते हुए, अगर हम बात करें उगते हुए सूर्य का देश, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, उगते हुए सूर्य का देश अगर हम बात करते हैं तो वो आपका जापान। वो आपका कौन सा देश है साथियों? वो आपका जापान। बिल्कुल राइट आंसर जापान। और इसका जो राइट आंसर है वो आपका नॉर्वे। नॉर्वे बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह हम बात करते हैं किस प्रकार के बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। बाजार के किस प्रकार की व्यवस्था पर बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? क्वेश्चन को समझो साथियों। और तो इसका जो अल्प अधिकार होता है, एक अधिकार होता है, दो अधिकार होता है, या ऑप्शन जो डी है एक अधिकार प्रतियोगिता, एक अधिकार प्रतियोगिता। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक अधिकार। कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर, एक अधिकार। क्या होगा इसमें? थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक अधिकार, एक अधिकार होगा। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? इसका जो राइट आंसर है साथियों वो एक अधिकार का जो है वर्चस्व होता है, और ये बिल्कुल राइट आंसर है।
इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार के सभी प्राप्तियों और व्ययों का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है साथियों? ये क्वेश्चन है आपसे, किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्ययों का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है साथियों? तो ऑप्शन है आपके सामने, राजस्व होता है, नहीं होता है, ये आपकी कैपिटल होती है, पूंजी होती है, क्या होती है? पूंजी होती है, और ये आपका कर होता है, ये आपका बजट होता है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका बजट बिल्कुल राइट आंसर है। क्या आंसर बिल्कुल राइट आंसर है साथियों? वो आपका बजट। अगर मैं बात करूं तो हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है या नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नहीं। अभी तक भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर हम बात करें आर्टिकल 112 की, मैं बात करूं आपसे आर्टिकल 112 में क्या है साथियों? 112 में भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बजट शब्द की जगह किसका प्रयोग हुआ है? वो हुआ है आपके वार्षिक, क्या हुआ है साथियों? वार्षिक वित्तीय व्यवस्था, वार्षिक वित्तीय वितरण। तो अगर हम बात करूं, बजट शब्द के प्रयोग ना होके वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है वो प्रयोग हुआ है आर्टिकल 112 में, जिसे हम मोटे मोटे शब्दों में बोल देते हैं बजट। 112 में आपसे कोई पूछने लगे 112 में, आर्टिकल 112 में क्या है? बजट। जबकि सही आंसर है वार्षिक वित्तीय वितरण, वार्षिक वित्तीय वितरण। इसी तरह बात करें, लोसार त्योहार किस राज्य में बनाया जाता है? प्यारे साथियों, लोसार त्योहार जो है वो किस राज्य में बनाया जाता है? तो तिब्बती क्षेत्रों में ये लोसार त्योहार बनाया जाता है। जहां पर भी तिब्बती लोग रहते हैं वहां पर यह त्योहार बनाया जाता है, वहां पर यह त्योहार बनाया जाता है। आपको पता होगा नागालैंड में कौन सा त्योहार बनाया जाता है? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल कौन है? हॉर्नबिल एक पक्षी के नाम पर बनाया जाता है। इसी तरह मैं बात करूं, आपका लोसार कहाँ बनाया जाता है? लोसार आपका सिक्किम। लोसार जो त्योहार है आपका वो कहाँ बनाया जाता है प्यारे साथियों? वो होता है सिक्किम में। सिक्किम में लोसार त्योहार बनाया जाता है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में प्यारे साथियों पूरी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ के लिए पूरी यात्रा उड़ीसा में होती है प्यारे साथियों। और असम की बात करें तो असम में आपका बिहू, असम में प्यारे साथियों बिहू, असम में कौन सा त्योहार बनाया जाता है? बिहू। लोसार जो है, लोसार जो तिब्बतियों का क्या है साथियों? लोसार जो है वो है आपका इसका तिब्बतियों का जो है, तिब्बतियों का कौन सा त्योहार है? आप इसे बोल सकते हैं नववर्ष। तिब्बतियों का ये कौन सा त्योहार है? नववर्ष के रूप में इसे लोसार त्योहार को तिब्बती लोग बनाते हैं। जो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सिक्किम में यह त्योहार, भारत के सिक्किम राज्य में लोसार त्योहार बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से तिब्बती समुदाय के लोग रहते हैं और तिब्बती लोगों का ये नववर्ष है, तिब्बती लोगों का ये नववर्ष का त्योहार है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह हम बात करते हैं सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्योहार दुआपीसी निम्नलिखित में से किसके व्यक्तित्व के बारे में संबंधित है? किसके व्यक्तित्व के बारे में संबंधित है? ये एक सिक्किम में ही त्योहार बनाया जाता है और किसके जो है व्यक्तित्व के बारे में ये संबंधित है। तो प्यारे साथियों, ये जो त्योहार है ये आपका भगवान बुद्ध के बारे में संबंधित है। किसके बारे में? भगवान बुद्ध के बारे में। कौन सा त्योहार है ये आपका? दुख पासी त्योहार जो है ये आपका कौन सा है? ये आपका जो है भगवान बुद्ध के ऊपर। अगर भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो ये आपके, अब बताइए भगवान कृष्ण, महावीर स्वामी की बात करते हैं, महावीर स्वामी
जैन धर्म के भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो सनातन धर्म के, भगवान राम की बात करते हैं तो ये भी सनातन धर्म के। इसी तरह हम बात करते हैं किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन जो है आपके सामने, ए है राजीव गांधी, बी है पी नरसिम्हा राव, सी है अटल बिहारी वाजपेयी, या डी है मनमोहन सिंह। प्यारे साथियों, या डी है मनमोहन सिंह। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन है? मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह। इन्होंने लिखी है आपकी चेंजिंग इंडिया पुस्तक। चेंजिंग इंडिया पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बिल्कुल डी, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह हम बात करते हैं कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में किसके जीवनी पर लिखा गया है? कर्म ग्रंथ किसकी जीवनी पर लिखा गया है? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या महात्मा गांधी। नरेंद्र मोदी या महात्मा गांधी। तो प्यारे साथियों, बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेताओं द्वारा ये कर्म योद्धा ग्रंथ महात्मा गांधी के ऊपर ये जीवनी लिखी गई है। महात्मा नरेंद्र मोदी के ऊपर, किसके ऊपर लिखी गई है? नरेंद्र मोदी के ऊपर। नरेंद्र मोदी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर ये लिखी गई है। हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब बनाया जाता है? तो अभी हाल ही फिलहाल में ओलंपिक गेम्स गए हैं, तो भारत की ओर से जो ओलंपिक कमेटी की जो अध्यक्ष हैं वो पीटी उषा है। इसी तरह हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब बनाया जाता है, तो ये आपका 23 जून। कब बनाया जाता है प्यारे साथियों? ये आपका 23 जून कब बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 23 जून, 23 जून तो क्या बनाया जाता है? वो आपका ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। हम बात करें बोहाग बिहू को किस नाम से जाना जाता है? बोहाग बिहू को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कोंगाली बिहू, माघ बिहू, रंगोली बिहू, या ऑप्शन डी है कटी बिहू। ऑप्शन डी है कटी बिहू। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा बिल्कुल, इसका राइट आंसर है रंगोली बिहू। इसके नाम से जाना जाता है ये आपका बोहाग बिहू को किस नाम से जाना जाता है? बोहाग बिहू को रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। असम और उत्तर पूर्व कहां पर बनता है साथियों? ये सबसे ज्यादा आपका असम और उत्तर पूर्व, उत्तर असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में ये बनाया जाता है। और ये जो त्योहार है प्यारे साथियों, ये जो त्योहार है, इस त्योहार को 7 दिन तक, 7 दिन तक ये त्योहार बनाया जाता है। 7 दिन तक ये त्योहार बनाया जाता है। और प्यारे साथियों, कौन से माह में बनाया जाता है? अप्रैल माह में। अप्रैल माह में ये त्योहार मनाया जाता है। 7 दिनों तक ये त्योहार चलता है। बोहाग बिहू को ही रंगोली बिहू कहते हैं और ये सबसे ज्यादा असम और उत्तर पूर्व भारत में मनाया जाता है। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो प्यारे साथी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, आपको सभी को पता होगा, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। कौन सी राजधानी थी? वो थी आपकी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की हम बात करें मौर्य साम्राज्य की, अगर मैं बात करूं छोटी सी डिटेल मौर्य साम्राज्य की हम आपको दें तो वो ये होगी कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो कब हुई है प्यारे साथियों? धनानंद की मृत्यु के बाद। धनानंद की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की जो नींव है वो किसने रखी है? वो रखी है आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी है 322 ईस्वी में। कब रखी है? 322 ईस्वी में। 322 ईस्वी में।
कौन थे? नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद। उनकी मृत्यु करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य वंश की स्थापना करी थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी तरह अगर मैं बात करूं आपसे, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक के बारे में बात करूं तो महापद्मानंद। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्मानंद थे, और नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, जिनकी मृत्यु करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में करी थी। हम बात करें हरेली, कजरी और मड़ाई त्योहार भारत का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा छत्तीसगढ़। कहां से होगा? छत्तीसगढ़। मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया है कि एक शब्द है हरेली, एक जो शब्द है आपका हरेली, अगर हरेली शब्द है वो आपका किससे आएगा? छत्तीसगढ़ से। वो आपका आएगा छत्तीसगढ़ से। और इसी सब तरह एक शब्द है हरेला। अगर हरेला शब्द आ रहा है तो साथियों वो आ रहा है आपका यूके मतलब उत्तराखंड से। तो एक हरेली जो शब्द है वो आपका छत्तीसगढ़ में है, और हरेला है वो आपका उत्तराखंड में है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है हरेली, कजरी और मड़ई। हरेली, कजरी और मड़ई जो त्योहार है ये आपके तीनों के तीनों त्योहार जो है आपके कहां पर है साथियों? वो आपके छत्तीसगढ़, वो आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, में मनाए जाते हैं। हम बात करें भारत के उपराष्ट्रपति की किस विधायी निकाय द्वारा पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो वो किसके करते हैं साथियों? इसका तो बहुत इजी क्वेश्चन, राइट आंसर होगा इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा के। राज्यसभा के एक अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल, अगर हम मैं बात करूं एक छोटी सी, तो आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 के तहत क्या होगा? देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। कहाँ होगा साथियों? देश में एक उपराष्ट्रपति। देश में कौन होगा साथियों? एक उपराष्ट्रपति। देश में एक होगा उपराष्ट्रपति। इसी तरह हम बात करें आर्टिकल इसी तरह हम बात करते हैं आर्टिकल 64 की। तो आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति जो है आपका आपका जो उपराष्ट्रपति है वो जो है अध्यक्ष होगा। वो क्या होगा? राज्यसभा का राज्यसभा का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। इसी तरह हम बात करते हैं अगर बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो आर्टिकल निर्वाचन की बात करते हैं। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का क्या है साथियों? वो है आपका निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचन। हम अपने अगले क्वेश्चन पर, डांडरी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? डांडरी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो प्यारे साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपका डांडरी नृत्य शैली का जो संबंध है वो भारत के किस राज्य से होगा? तो ये आपके तेलंगाना राज्य से। कहां से होगा? डांडरी नृत्य का संबंध कहां से है साथियों? वो आपका तेलंगाना से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी एक क्लास, एसएससी का एक प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपके सामने कराया। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद।